क्या हाल चाल है यार। वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे आप इंडिया से अमेरिका पैसे मंगा सकते हो। मैंने एक पुराना वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मैंने यहाँ पे जब घर खरीदा था तो मैंने कैसे इंडिया से पैसे मंगाए थे। उस वीडियो पे कुछ भाइयों के कमेंट्स आए कि इफ़ यू कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस। मैं कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने ये थोड़ा समझा। इंडिया में मेरा एक फ्रेंड है सीए, उससे बात की। इंडिया में मेरा एक फ्रेंड बैंकर है एचडीएफसी में, उससे बात की। उसके बाद मैंने ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया और मैंने मकान खरीदते टाइम पे इंडिया से कुछ पैसे अपने एक रिलेटिव से यहाँ पे मंगाए। तो वही मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उसके लिए यार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना, एक सेकेंड। ठीक है, तो थोड़ा सा बात करते हैं इसको, बाद में बोलते हैं एलआरएस स्कीम। तो पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं। एक्सेप्टेड रीजंस क्या हो सकते हैं इसके, ये भी समझ लेते हैं। फिर क्या एक्सक्लूजन्स हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और कितना मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। इस पे टैक्सेशन भी लगता है, अभी नया रूल आया उसके हिसाब से, तो कितना टैक्स लगता है। और फाइनली एक फॉर्म लेके एग्जाम्पल फॉर्म साथ में भर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यार ओवरव्यू की। तो ये लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम है आरबीआई की एक, जो अलाउ करती है जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं वो आपको यहाँ पे पैसा भेज सकते हैं सर्टेन अमाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। और ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को अवेलेबल है, कॉरपोरेट्स, पार्टनरशिप फॉर्म्स एटसेट्रा को ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। हालांकि मैं जब घर खरीद रहा था तो मेरे केस में ये था कि मेरे एक रिलेटिव को मेरे को यहाँ पैसे भेजने थे, तो इट वर्कड आउट वेरी वेल फॉर अस। दिस स्कीम वाज परफेक्ट फॉर अस। अब एक्सेप्टेड रीजंस की बात करते हैं। इसमें कुछ रीजंस, बाय द वे मैं एक आरबीआई का नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, सो यू कैन गो एंड रीड मोर अबाउट इट। वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स दिए हुए हैं। तो ये कुछ चीज़ें आई वोंट लाइक गो वन बाय वन, बट एसेंशियली आप यहाँ पे घर खरीद रहे हो या किसी तरह से आपको किसी भी पर्पस के लिए अगर डोनेशन या गिफ्ट चाहिए इंडिया से, इफ समबडी इज रेडी टू सेंड यू दैट, यू कैन एक्सेप्ट इट। और या कोई फिर अगर कुछ एक्सपेंसेस करने हैं यहाँ पे, आप पढ़ाई लिखाई करने आए हो, अपने पेरेंट्स से पैसा चाहिए, तो वो सारे एज एक्सपेक्टेड रीजंस हो सकते हैं उसके। अब कुछ एक्सक्लूजन्स हैं इसके, आई वोंट गो इनटू डिटेल्स। आई मीन यू कैन रीड थ्रू एंड यू कैन गो टू आरबीआई साइट, द लिंक आई एम गोना पुट इन द डिस्क्रिप्शन। बट ऑफ कोर्स यू कैन डू थिंग्स लाइक मार्जिन कॉल के लिए एटसेट्रा पैसा नहीं मंगा सकते आप इस तरह से। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट, जो मैक्सिमम अमाउंट आप एक साल में मंगा सकते हो वो है $2.5 लाख या $250,000 and when I say financial year, it is Indian financial year. So जो रेमिटेंट आपको पैसा भेज रहा है वो इंडिया में जैसे कि शुरुआत होती है फाइनेंशियल ईयर की 1st of April and it goes till 31st of March. So within that one financial year, that person can send you up to $250,000. Now it can be a single transaction or it can also be multiple transactions throughout that financial year, but the maximum amount should not exceed $250,000. And when you're filling the form, which we'll do together in a few minutes, you will see कि you need to provide details कि कितना पैसा इस फाइनेंशियल ईयर में आप लोग ऑलरेडी भेज चुके हैं स्कीम के अंडर, क्योंकि they don't want it to be exceeding 250K. ठीक है, और उसके बाद आती है टैक्सेशन की बात। तो टैक्सेशन अभी नया एक प्रोविजन आया है जो कि एप्लीकेबल हुआ है October 1st 2020 से, जिसके अंदर 5% टैक्स लगाया जा रहा है। तो टैक्स में यहाँ पे होता है क्या है कि पहले 7 लाख इंडियन रुपीस तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है, उसके बाद का जो भी अमाउंट होगा उस पर टैक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि हमें 20 लाख रुपए मंगाने हैं इंडिया से, तो 20 माइनस 7 बचे 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए के पे आपको जो 5% टैक्स होगा वो आपको वहाँ पे देना होगा। हाउएवर जो बंदा आपको पैसे भेज रहा है, जब वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा उस फाइनेंशियल ईयर का, देन ही और शी वुड बी एबल टू एडजस्ट दैट 5% डिडक्शन जो टैक्स का हुआ था वहाँ पे अपने आईटीआर में। ठीक है जी, और उसके बाद आती है फाइनली फॉर्म भरने की बात। तो साथ में एक फॉर्म अभी भर लेते हैं। मैंने यहाँ पे, ये डिपेंड करता है कि कौन सा आपका बैंक है, बट जैसे यहाँ पे W2 होता है, डजंट मैटर कि कौन सी कंपनी में आप काम करते हो, इट्स फॉर्म बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा है। फॉर एग्जांपल मेरी बैंकिंग इंडिया में, और जो मेरे को बंदा पैसे भेज रहा था उसकी भी HDFC में थी, तो मैंने HDFC की साइट से हम लोगों ने फॉर्म A2 नाम है फॉर्म का, एज यू सी हेयर।
तो फॉर्म A2 आपको चाहिएगा, रिगार्डलेस आप कौन से बैंक से आपकी बैंकिंग जो बंदा पैसे भेज रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक फॉर्म काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा हमको शुरू में कन्फ्यूजन था, देन वी क्लियर्ड आउट विद आवर बैंकर एंड CA फ्रेंड। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आएंगी डिटेल्स। बाय द वे एक डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। रेमिटर जो बंदा आपको पैसे भेज रहा है, बेनिफिशियरी जो बंदा पैसे यहाँ पे रिसीव कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डिटेल आएंगी रेमिटर की, जो बंदा आपको पैसे भेज रहा है, ठीक है। तो बोल देते हैं लेट्स से रामलाल पैसे भेज रहा है, हालांकि आई डोंट नो हु रामलाल है, नहीं रामलाल नहीं यार, और कुछ करते हैं, ठीक है, अरविंद केजरीवाल कर देते हैं, ठीक है। बंदा मेरे को पैसे भेज रहा है, कितने पैसे भेज रहा है यहाँ पे लेट्स से हम मानते हैं कि कितनी करेंसी एंड अमाउंट में 50,000 बोल देते हैं हम USD, ठीक है। एक्सचेंज रेट यू विल नीड टू चेक विद द बैंक ऑन दैट स्पेसिफिक डे, सो आई वोंट फिल इट अप फॉर नाउ। इक्विवेलेंट अमाउंट डिपेंडिंग ऑन एक्सचेंज रेट कितना होगा, लेट्स से अगर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, आई नो इट्स मोर देन 70 नाउ, बट अगर 70 के लगा के चले तो 50,000 को आप अगर 70 से करो तो कितना हो गया, 5 से 35 लाख हो गया, आई थिंक 35 2 0 1 2 3 0, ठीक है जी। उसके बाद एप्लीकेंट की डिटेल हो गई, यहाँ पे आएंगी रेमिटर की डिटेल जो आपको पैसे भेज रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं केजरीवाल, अभी ये क्या हो गया भाई, अरविंद Kejriwal. And now, please, for God's sake, do not make it a political discussion. Okay, I'm just using this name for fun. उसके बाद एड्रेस हो गया हमारा, तो हम बोल देते हैं 1 2 3 एग्जाम्पल नहीं 1 2 3 यार ये ना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। 1 2 3 राजघाट, ठीक है, ब्ला ब्ला जो भी है आगे पूरा एड्रेस कर देना है आपको, ठीक है। न्यू दिल्ली, ठीक है, और जिप कोड 110017, लेट्स से खिड़की एक्सटेंशन फॉर अ प्लेस टू बी। उसके बाद कस्टमर आईडी आएगी, जो भी आपको पैसा भेज रहा है उस बंदे की, जो HDFC बैंक में फॉर एग्जांपल कस्टमर आईडी है, इसको मान लेते हैं लेट्स से 987653 ब्ला ब्ला जो भी है। अकाउंट नंबर आ गया बंदे का जो आपको पैसे भेज रहा है उसका, ठीक है। एंड आई एम जस्ट पुटिंग इट, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, सो डोंट लुक एट द नंबर्स, गेट द आइडिया। आई होप दैट शुड वर्क। चेक नंबर हम छोड़ देंगे क्योंकि हम चेक नहीं भेज रहे हैं, हम आउटवर्ड रेमिटेंस करेंगे। इश्यू डेट, एक्सपायरी डेट, पैन नंबर इज़ मैंडेटोरी, सो पैन नंबर हम डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए, GOL 1 2 3 4 5 6 10 डिजिट का होता है, आई थिंक, या 12 का होता है, याद नहीं मेरे को। उसके बाद पासपोर्ट डिटेल ज़रूरी नहीं है, अनलेस यू नो एज यू सी हियर, पासपोर्ट डिटेल्स मैंडेटरी फॉर ट्रैवल रिलेटेड पर्पसेस इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडियंस। सो मेरे केस में ट्रैवल रिलेटेड नहीं था तो मैंने नहीं डाला था, बट इट्स अप टू यू, यहाँ पे डाल सकते हैं पासपोर्ट नंबर, कंट्री, इशू डेट एंड एक्सपायरी डेट, ठीक है जी। उसके बाद रेजिडेंट इंडियन है जो बंदा हमें पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, सो आई विल सेलेक्ट दिस वन। नाउ सोर्स ऑफ फंड, इन आर केस इट वाज ओन फंड, बिकॉज जो बंदा मेरे को पैसे भेज रहा था ये उसके खुद के पैसे थे, कोई एजुकेशन लोन नहीं लिया था, तो हमने ओन फंड से सेलेक्ट किया। उसके बाद फॉर इशू ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स, ये हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं था, ना ही डिमांड ड्राफ्ट एप्लीकेबल था, हमें आउटवर्ड रेमिटेंस चाहिए था, तो वी वेंट विद दिस ऑप्शन। तो यहाँ पे आएगा बेनिफिशियरी का नेम विच इज़ योर नेम और योर स्पाउस नेम और हुएवर इज रिसीविंग मनी हियर, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं चौड़ा होकर अपना नाम डाल ही सकता हूँ। अब कहोगे अब मेरे खाते में पैसा आ गया तो भाई तो तुम अपना फॉर्म भर के मेरा नाम मत लिखना, आई नो इट वाज अ बैड जोक बट दैट्स फाइन। अकाउंट नंबर आ गया भाई, यहाँ पे जो मेरा भी है अकाउंट नंबर अमेरिका में जो मेरे बैंक का होगा, ठीक है, ठीक है जी। अभी यहाँ पे आ गया लेट्स से मेरा एड्रेस आ गया 1 2 3 एग्जाम्पल। एक तो यार पता नहीं ये फ़ॉन्ट इतना बड़ा क्यों चल रहा है, आई डोंट नो हाउ टू रिड्यूस इट, बट अभी के लिए डाल देते हैं। अच्छा अपने आप ले रहा है भाई, स्मार्ट है बंदा ये। मनरो टाउनशिप NJ 08831 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंट हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया जो बेनिफिशरी का बैंक है और बैंक और उसके बैंक का ब्रांच जो भी है, तो लेट्स से ये मैंने कॉपी किया होता, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद जो बैंक का स्विफ्ट कोड है, यू कैन चेक विद योर बैंकर और यू कैन इजीली फाइंड इट ऑनलाइन। फॉर एग्जांपल मैं अपना डालता हूँ PNSSU
S33 आई डोंट नो यार, ये एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं मेरा क्या था, बट you get the idea, right? You can get the swift code of your bank here in America and just put that code here. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये हमने कुछ नहीं भरा था, so we can just put it this one. We can also put not applicable here. ठीक है, अब यहाँ पे आता फॉरेन बैंक चार्जेस कौन भरेगा, जब आप कुछ जो बैंक चार्जेस होंगे वो कौन बियर करेगा. तो इफ़ यू ऑफ कोर्स इफ़ यू क्लिक ऑन बेनिफिशरी देन your payment will be reduced by that amount, और if you do it remitter then उनको देना पड़ेगा. और अगर आप फुल वैल्यू कर देते हो तो वो आपको पहले ही ट्रांजैक्शन से वो अपफ्रंट सारा चार्ज कर लेते हैं, ताकि जो एग्जैक्ट अमाउंट उन्होंने भेजा है सॉरी वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाए. ठीक है, तो सर लेट्स से यू कैन गो विद रेमिटर और फुल वैल्यू unless you want to receive less money here. उसके बाद additional instructions to beneficiary there is none. Okay, अभी यहाँ पे purpose code और purpose description important है mention करना. अभी if you scroll down a bit you will find all the codes. For example यहाँ पे कॉमनली यूज्ड कोड दिए हुए हैं और ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है. नॉर्मली जब आप यहाँ पे घर खरीदते हो तो आप दो ही तरीके से या दो ही कोड आपको आई थिंक अप्लाई होते हैं यूजुअली. एक तो होता है कि आप किसी से डोनेशन ले रहे हो या गिफ्ट ले रहे हो, और दूसरा हो सकता है कि आप किसी क्लोज रिलेटिव से पैसा मंगा रहे हो. अब क्लोज रिलेटिव की कुछ डेफिनेशन है. फॉर एग्जांपल कहाँ गया भाई, हाँ देखो, तो यहाँ पे क्लोज रिलेटिव्स में दिया हुआ है कि स्पाउस हो गया, फादर ब्रदर सन, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, सिस्टर, मदर एट्सेट्रा. तो ये कुछ क्लोज रिलेशन के एग्जांपल हैं. आप इसमें से चूज़ कर सकते हो. मेरे केस में ऐसा ही था, तो मैंने कौन सा कोड चूज़ किया था, यहाँ पे था ये S1301 मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स. मेंटेनेंस में कुछ भी आ सकता है यहाँ पे. मे बी इफ दे आर सिक, इफ दे नीड टू बाय हाउस, इफ दे नीड टू डू समथिंग, मेंटेन द हाउस और समथिंग. सो वी वेंट विद दिस. बट इफ यू आर रिसीविंग मनी फ्रॉम somebody that's not a part of those few relationships mentioned, तो you can take it as a gift. ठीक है, तो based on that you can either pick S1302, which was not our case because we were getting it from our relative. So we copied this S1301, come up here and say S1301 and then paste the description that you copied. Okay, क्या हुआ भाई मिस्टर कंप्यूटर. मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स. ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं भाई वही. मेंटेनेंस में क्या होता है यार, मैं तो स्पेलिंग ही भूल गया. मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स. टाइपिंग देख रहे हो भाई कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट था, 44% नंबर आए थे, सिर्फ टाइपिंग में एक अच्छे नंबर आए थे. मीनाक्षी टाइपिंग कॉलेज था रेवाड़ी, वहाँ पर सीखता था मैं रोज़ 1 घंटा जाके, 2-3 महीने सीखा था. एनीवेज डिक्लेरेशन हो गया. ठीक है, डिक्लेरेशन के अंदर आप डिक्लेयर कर रहे हो कि भाई ये जो पैसा आप भेज रहे हो वो आपके जेन्युइन फंड्स हैं और ये 250K से एक्सीड नहीं कर रहा है. सो ऊपर मैं डाल दूंगा अगेन यहाँ पे अरविंद केजरीवाल. ठीक है जी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर. तो लेट्स से हम डाल देते हैं 2021-22. ठीक है, और यहाँ पे आप डालोगे जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस इस फाइनेंशियल ईयर में, वट एवर ट्रांजैक्शंस यू हैव डन इन LRS स्कीम, यू विल पुट डिटेल्स ऑफ दोज की डेट, करेंसी अमाउंट और जो भी नेम एंड एड्रेस है. यहाँ पे AD आई थिंक ऑथोराइज डीलर है विच इज़ योर बैंक, उसका डिटेल्स हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्योंकि हमारे केस में वी वेंट विद द क्लोज रिलेटिव, तो वी नीड टू चूज़ कि हमारा क्लोज रिलेटिव क्या है. तो लेट्स से हम अगर बोलते हैं कि फादर, मदर, ब्रदर, जो भी आपके केस में है, लेट्स से वी कैन जस्ट गो विद फॉर एग्जांपल ब्रदर. हियर आई डोंट हैव वन बट स्टिल यू ऑल आर माय ब्रदर्स, सो फील फ्री टू सेंड मनी इफ यू वांट टू. Okay, for remittance towards gift donation, that does not apply to us, but if it were your case, you would have put वहाँ पे different code और यहाँ पे आप इसको टिक मार्क कर दोगे. ठीक है, उसके बाद जी फॉर अदर देन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, नॉट आर केस, ये सब बैंकिंग के लिए है तो हम छोड़ देते हैं ये. और दैट इज़ इट, ये हमारा फॉर्म है. अब आप इसको बैंक में लेके जाओगे और बैंक वाला आपसे जो भी
वो दे शुड बी एबल टू टेल यू इन एडवांस कि आपका इतना एक्सचेंज रेट है, इतना आपका चार्जेस लगेंगे एटसेट्रा, एंड देन यू वुड हैव पेमेंट टू इशू देम चेक. And I think you can also give them authorization to take the money directly from the remitters bank. अगर मैं इंडिया में हूँ, मैं पैसे भेज रहा हूँ, तो मैं अपने बैंक को शायद बोल सकता हूँ कि rather than I give you check, why don't you just take money right from my bank itself. So I think ऐसा भी हो सकता है. जहाँ तक मेरे को याद है, जो मेरे रिलेटिव ने पैसे भेजे थे, उसने चेक इशू किया था. तो आई थिंक दैट इज़ इट. एंड इफ दैट्स द केस, देन आई थिंक यहाँ पे जो चेक नंबर है, मे बी यहाँ पे वो चेक नंबर आएगा. आई एम सॉरी, आई डोंट नो दैट. सो दैट इज़ इट. आई थिंक इट माइट हैव बीन अ बिट ऑफ हेल्प, एट लीस्ट अप टू सर्टेन एक्सटेंट. अगर कुछ ऐसा कन्फ्यूजन रहता है, तो आई थिंक आप बैंक में, जो भी आपका रेमिटर है इंडिया में, उसका जो बैंक है, उससे कॉन्फ्रेंस कॉल भी कई बार हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल, मेरे एक दो कन्फ्यूजन्स थे, और जो बंदा मुझे पैसे भेज रहा था, वो इतना ज़्यादा बैंकिंग में वेल वर्स नहीं था, या तो फिर हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस कॉल किया. जो बैंक मैनेजर था वो, और मेरा रिलेटिव, और मैं यहाँ से, एंड आई सॉर्टेड आउट फ्यू थिंग्स. आई अंडरस्टूड द प्रोसेस. तो आप वो भी कर सकते हो. एंड फाइनली आप पूछोगे कितना टाइम लगता है पैसे आने में वहाँ से यहाँ पे. सो आई थिंक इट्स वेरी क्विक. इफ़ आई रिकॉल करेक्टली, बंदे ने मेरे को वहाँ से पैसा भेजा था इंडिया की सुबह, और यहाँ पे नेक्स्ट डे पैसा आ गया था. सो आई थिंक इट हार्डली टेक्स लाइक 24 hours to get the money here. With that, thank you so much, and I'll see you in the next video. Take care and have a nice day.